कहानी की शुरुआत लुइजियाना स्टेट के घने और डरावने जंगलों के बीच होती है, जहां कुछ अपराधी चोरी छिपे खतरनाक नशीले पदार्थ बना रहे थे। वहां बाहर चारों ओर दलदल, नमी और पूरी तरह सन्नाटा फैला था। उन्हीं में से एक आदमी चारों ओर चौकसी कर रहा था कि तभी अचानक डीईए की फेडरल टीम वहां रेड करने के लिए धावा बोल देती है। सभी पुलिस ड्रग्स बनाने वाले रूम में पहुंचते हैं और ड्रग्स गिरोहों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसके जवाब में ड्रग्स गिरोही भी गोलियां चलने लगते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है और गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। लेकिन पकड़े जाने से पहले ही अपराधी एक खौफनाक हरकत करते हैं। वे सारे जहरीले केमिकल्स जमीन और दलदल के पानी में गिरा देते हैं, जिसके बाद ये जहर धीरे धीरे पूरे नदी और स्वैम्प में फैल जाता है और यहीं से तबाही की शुरुआत हो जाती है। इस जहरीले पानी की वजह से वहां रहने वाले मगरमच्छों में भयानक बदलाव आने लगते हैं। इसके बाद हम कॉलेज के एक क्लासरूम में काइल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की स्टूडेंट होती है। आज उसके क्लास में प्रोफेसर मगरमच्छों के बारे में पढ़ा रहे थे और वे सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मगरमच्छ नेचर के सबसे घातक शिकारी क्यों माने जाते हैं। प्रोफेसर काइल को एक्सप्लेन करने को कहते हैं कि आखिर मगरमच्छ इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं। काइल जवाब देती है कि उनकी आक्रामकता, धैर्य और शिकार करने का तरीका ही उन्हें प्रकृति का राजा बनाता है। प्रोफेसर उसकी बात से काफी प्रभावित होते हैं। क्लास खत्म होते ही काइल बाहर निकलती है। तभी उसकी सबसे करीबी दोस्त एलिस अचानक पीछे से आकर उसे जोर से गले लगा लेती है। एलिस उसे बाहर ले जाकर सैम और उसकी पार्टनर मालिका से मिलवाती है। ये मुलाकात काइल को थोड़ी अजीब और असहज लगती है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ मालिका के कार में बैठ जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि काइल का एक बड़ा भाई भी था, जिसका नाम जेमी था, जो हाल ही में मर चुका है। भाई के जाने के दुख से अब काइल बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह अपने भाई की राख को किसी खास जगह दफनाना चाहती थी और इसके लिए उसे अपनी दोस्त एलिस की कार चाहिए थी। लेकिन एलिस उसे बताती है कि पैसों की तंगी के कारण उसने अपनी कार बेच दी। साथ ही वह बताती है कि वह अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुकी है ताकि वो पैसे कमाने के लिए काम कर सके, जिसके बाद ही वो अपने कॉलेज की फीस भर पाएगी और दोबारा कॉलेज जा पाएगी। चारों लोग मालिका की कार में सफर कर रहे थे। तभी एलिस सिगरेट पीने लगती है, जिसे देखकर मालिका उसे गाड़ी में सिगरेट पीने से रोक देती है। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से होटल जैसी जगह में रुकते हैं और स्विमिंग करने का फैसला करते हैं। वहाँ मालिका ड्रिंक्स लेने बाहर जाती है, जबकि काइल और एलिस वहीं रहकर बातें करने लगती हैं। एलिस काइल से कहती है कि उसे अपने भाई की मौत के बाद आगे बढ़ना चाहिए। एलिस की यह बात काइल को अंदर तक तोड़ देती है। वह गुस्से और दर्द में एलिस से पूछती है, जिसे तुम दिल से चाहते हो, उसे खोने के बाद कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। काइल बगीचे में जाकर अपने फोन पर जेमी का एक वीडियो देखने लगती है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अगली सुबह मालिका अपने सभी दोस्तों को जगाती है। कुछ घंटों बाद उनकी जीप में पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वे सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। काइल गाड़ी से बाहर निकलती है और दुकान के बाहर अखबार की हेडलाइन देखती है, जहां लिखा था कि इस इलाके में घातक और खूंखार मगरमच्छ रहते हैं, इसलिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तभी दीवार के उस पार से एक अजीब आदमी की हंसी सुनाई देती है। वह उसे डरावनी आवाज में कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो पानी से दूर रहना। जो भी उन खतरनाक मगरमच्छ को देखता है वो अपनी कहानी सुनाने वापस नहीं आता। उस आदमी की बात सुनकर काइल सिहर जाती है और यहीं से फिल्म का असली डर शुरू होता है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उनकी मुलाकात फ्रैंक से होती है। वो थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने छोटे से एयरलाइन में स्वागत करता है। फ्रैंक खुलेआम सिगरेट पी रहा था, जिसे देखकर सैम उसे टोका टाकी करता है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात सुनकर चिढ़ जाता है और उसे साफ जवाब देता है कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो फ्लोरिडा पैदल चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाने वाला। इसके बाद वो सभी लोगों को बताता है कि वे फ्लोरिडा जा रहे हैं और वेस्ट गेन्सविल के एक छोटे एयरपोर्ट पर उतरेंगे। ये सुनने के बाद सभी प्लेन में बैठते हैं और उड़ान भरते हैं। उड़ान के दौरान रूफस नाम का एक यात्री फोन पर बात करता रहता है, जिसे देखकर काइल उसे फोन बंद करने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। जिसके बाद फिर मॉड नाम की महिला भी उसे धमकी देती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानता। आखिर में मॉड का पति उसे रोकने जाता है, तब गलती से उसका सिर प्लेन के ऊपरी हिस्से से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी फ्रैंक सबको बताता है कि प्लेन का एक इंजन खराब हो चुका है। इसके बाद प्लेन में लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है, कहीं उनका प्लेन क्रैश न हो जाए। ये सोचकर लोग भगवान से दुआ मांगने लगते हैं, लेकिन उनकी दुआ काम नहीं आती और कुछ ही देर में प्लेन के दोनों इंजन जवाब दे देते हैं। फ्रैंक और उसका कोपायलट रे हालात संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नाकामयाब होते हैं और अंत में प्लेन एक अनजान द्वीप के पास झील में क्रैश कर जाता है। क्रैश के बाद मानो किसी चमत्कार की वजह से काइल, सैम, एलिस, मालिका और कुछ अन्य लोग जिंदा बच जाते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी मॉड बच्चे हुए लोगों से अपने पति के बारे में पूछती है, लेकिन काइल उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाती और चुप रहती है। तभी
तभी सैम बताता है कि प्लेन का को पायलट रे और मॉड का पति गायब है। काइल फ्रैंक से रेडियो या फोन के बारे में पूछती है जिससे वो मदद मांग सके, लेकिन फ्रैंक बताता है कि सब कुछ टूट चुका है और तो और यहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलता। वह काइल से कहता है कि जॉय की खून बह रहे टांग पर टूर्निके बांध दे जिससे उसका खून रुक जाएगा। काइल सैम की बेल्ट से पट्टी बनाती है जिसे बांधते ही दर्द से जॉय चीख उठती है। उसके बाद फ्रैंक जोर जोर से जंगल के चारों ओर पुकारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और साथ ही अब सबको यह एहसास हो जाता है कि वे एक अनजान और खतरनाक द्वीप पर फंस चुके हैं और उनके सामने असली डर का अभी आना बाकी है। फिर एलिस फ्रैंक से कहती है कि रे को ढूंढने का कोई फायदा नहीं क्योंकि रेस्क्यू टीम खुद आ जाएगी, लेकिन तभी काइल सबको चौंका देते हुए बताती है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि उनका प्लेन अनरजिस्टर्ड था। वह सबको समझाती है कि बिना शेल्टर, खाने और पीने के पानी के यहाँ बैठकर इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा है। फ्रैंक सुझाव देता है कि उन्हें उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना चाहिए ताकि किसी बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचा जा सके, लेकिन मॉड उसे उड़ान की परेशानी के लिए दोषी ठहराती है और आरोप लगाती है कि उसने नशे में प्लेन उड़ाया था। तभी माहौल और बिगड़ जाता है जब मालिका बेरहमी से जोई को ताना मारती है कि वह किसी कोने में जाकर रोए क्योंकि उसने हाल ही में हादसे में अपना पति को खो दिया है, जिस पर काइल बीच में आकर सबको शांत करती है और जो भी सामान बचा है उसे इकट्ठा करने को कहती है। तभी एलिस को दूर से अजीब आवाज सुनाई देती है और वह जंगल की ओर जाती है जहां उसे घने जंगल में मादा एलिगेटर के अंडों का घोंसला मिलता है और वह उनमें से एक अंडा उठा लेती है। उसी वक्त जोई सबका ध्यान झील की ओर दिलाती है जहां राय फंसा हुआ था और फ्रैंक बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसके साथ काइल और सैम भी होते हैं, लेकिन पल भर में एक एलिगेटर सबके सामने रे को बेरहमी से मार डालता है। डर के मारे तीनों किसी तरह वापस किनारे तक पहुंचते हैं और काइल समझाती है कि एलिगेटर तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। जरूर पास में उनका कोई घोंसला होगा, इसलिए वे खुद को खतरा समझ रहे हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप उत्तर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वही मादा एलिगेटर लौटती है और घोंसले में सिर्फ एक अंडा पाकर बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। उधर थके हारे लोग थोड़ी देर आराम करने रुकते हैं जहां काइल नोटिस करती है कि यहाँ एलिगेटर के निशान नहीं हैं और हैरानी की बात यह है कि यह जगह किसी नदी या झील से बहुत दूर है, लेकिन मालिका जलन में तंज कसती है कि काइल कब से सबकी बॉस बन गई। हालांकि मालिका की यह बात सुनने के बाद भी काइल शांत रहती है और बाकी लोग मानने लगते हैं कि वही उन्हें लीड करने के लिए सही है। फिर थोड़ी देर बाद आग जलाई जाती है और सब उसके चारों ओर बैठते हैं। वहाँ फ्रैंक मजाक में कहता है कि अगर कोई बड़ा खतरा आया तो वह सबसे पहले मालिका को एलिगेटरों के हवाले कर देगा, जिस पर सब हंस पड़ते हैं और थकान के कारण सब सो जाते हैं। फिर रात में रूफस पेशाब करने जंगल जाता है, तभी उसका फोन बजता है और हाथ से फिसलकर झाड़ियों में गिर जाता है। जैसे ही वह फोन उठाकर कॉल रिसीव करता है, तभी एक एलिगेटर अचानक उसका सिर अपने जबड़ों में कुचल देता है। फिर सुबह होते ही जब सबको रूफस की लाश मिलती है तो सभी के बीच दहशत फैल जाती है और काइल फ्रैंक से पूछती है कि एलिगेटर बिना वजह हमला क्यों कर रहे हैं, जिस पर फ्रैंक बताता है कि उसने सुना है इस इलाके के एलिगेटर अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं जो आमतौर पर इंसानों से दूर भागते हैं। वे अब पागलों की तरह मीलों तक पीछा करके खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मारने के लिए हमला कर रहे हैं। तभी एलिस जंगल में एक छोटा लकड़ी का केबिन ढूंढ लेती है और सब वहाँ शरण लेने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में काइल को खतरे का एहसास होता है और वह इशारा करती है कि झाड़ियों में छिपे एलिगेटर उन्हें घूर रहे हैं। लेकिन तभी एक एलिगेटर मॉड पर झपट्टा मारकर उसे जंगल में घसीट ले जाता है। तभी अचानक चारों ओर से एलिगेटर निकल आते हैं और सब जान बचाकर केबिन की ओर भागते हैं। सबसे पीछे जोई होती है जिसे एक एलिगेटर पैर से पकड़ लेता है। ये देखकर उसका पति डोम उसे खींचकर अंदर लाने की कोशिश करता है और सैम लकड़ी से एलिगेटर की थूथन पर वार करके उसे जोई को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। किसी तरह सब दरवाजा बंद कर लेते हैं और एलिगेटर हार मानकर पीछे हट जाता है। फिर काइल जोई के जख्मी पैर पर कपड़ा बांधती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, जबकि बाहर एलिगेटर आपस में लड़ते रहते हैं और फ्रैंक खिड़की से सब देखता है। रात भर एलिगेटर केबिन को घेर कर जागते रहते हैं और फ्रैंक पहरा देता है। वहीं काइल को नींद में अपने भाई जैमी की मौत का भयानक सपना आता है, जिसमें वह एक डकैती के दौरान उसे बचा नहीं पाती और आज भी उसी पल का अपराध बोध उसके दिल में जिंदा है। सुबह सैम काइल को जंगल का नक्शा दिखाता है जो उसे एक दराज में मिला था और दोनों नक्शे में एक बड़ी इमारत देखकर हैरान हो जाते हैं, जिस पर फ्रैंक भी कहता है कि उसने इस इलाके के किसी भी नक्शे में इतनी बड़ी इमारत कभी नहीं देखी थी। फिर घने जंगल के बीच लगभग सभी खड़े लोग उस रहस्यमयी बिल्डिंग की ओर जाने का फैसला कर लेते हैं, सिवाय मालिका के, जो जिद करती है कि केबिन में रुकना ही सुरक्षित है। लेकिन काइल साफ कह देती है कि केबिन में थोड़ी सुरक्षा तो है, पर न खाने का इंतजाम है, न दवाइयाँ, न ही पानी, और ऊपर से
से जोई की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। यहाँ रुकना मतलब धीरे धीरे मरने के बराबर है। इसी बात पर मालिका का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कायल पर तंज कसते हुए कहती है कि वे सब यहाँ सिर्फ इसलिए फंसे हैं क्योंकि कायल अपने भाई की राख बहाने आई थी, उसी भाई की जिसे वह बचा नहीं सकी, और अब सब अपनी जान उसी के हाथों में दे रहे हैं। गुस्से में वह कायल का बैग छीनने दौड़ती है जिसमें जेमी की राख थी और धक्का मुक्की में बैग जमीन पर गिर जाता है। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी फ्रैंक सबको संभालते हुए कहता है कि अब सबसे जरूरी है एक दूसरे से अलग न होना क्योंकि वे कम हैं और बाहर घूम रहे म्यूटेंट मगरमच्छ उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। कायल सबको चेतावनी देती है कि अगर कोई मगरमच्छ किसी पर नजर जमा ले तो हीरो बनने की कोशिश मत करना, सीधे पलटो और बिना पीछे देखे भागो, और अगर वह अपने 80 दांतों से पकड़ ही ले तो छूटने की कोशिश बेकार है। नाक और आंखें ही उसका कमजोर बिंदु हैं और ये सब पानी में खींचे जाने से पहले करना होगा। आगे बढ़ते हुए जोई अब चलने की हालत में नहीं रहती और मालिका बेहयाई से डोम से कहती है कि उसे वहीं छोड़ दो क्योंकि वह सबको धीमा कर रही है। गुस्से और दर्द में जोई पलटकर कहती है कि काश मालिका ही मर जाए, लेकिन डोम बिना कुछ सोचे जोई को उठाकर चल पड़ता है। तभी कायल को पानी की आवाज सुनाई देती है। असल में वे लोग नदी के पास पहुंच गए थे और कुछ पल के लिए सबको राहत महसूस होती है। नदी के उस पार वही बिल्डिंग थी जिसकी उन लोगों को तलाश थी। फिर कायल और फ्रैंक एक बेड़ा बनाने का सुझाव देते हैं क्योंकि धारा सीधे वहीं जा रही थी। हालांकि मालिका फिर वहां जाने से सबको मना करती है और मगरमच्छों का डर दिखाती है, जिस पर कायल समझाती है कि रात की बारिश के बाद बाहर नमी ज्यादा है जिससे मगरमच्छ अपने शरीर का तापमान संभाल नहीं पाते और छिपे रहते हैं। लकड़ी इकट्ठा की जाती है। तभी झाड़ियों से आती आवाज एलिस को अपनी ओर खींच लेती है। वह एक छिपे मगरमच्छ से टकरा जाती है और लकड़ी से उसे मारती है। फिर भागकर सबको चेतावनी देती है कि अब यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अफरा तफरी में कायल का बैग किनारे छूट जाता है और सैम उसे उठाने दौड़ता है। तभी कई मगरमच्छ पानी में कूद पड़ते हैं। बेड़े पर बैठे लोग मौत को अपनी ओर आते देख सन्न रह जाते हैं। जोई आखिरी बार डोम की ओर देखती है और बिना कुछ कहे खुद को पानी में सौंप देती है ताकि बाकी बच सकें। डोम उसे बचाने दौड़ता है लेकिन फ्रैंक और सैम उसे रोक लेते हैं और पल भर में मगरमच्छ जोई को नोच डालते हैं। भारी मन के साथ बचे हुए लोग नदी पार कर फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां फर्श पर बिखरी आर्मर पियर्सिंग गोलियां देख फ्रैंक समझ जाता है कि यहाँ सेना या पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है और अंदर कुछ भी हो सकता है। चेतावनी के बावजूद मालिका चिल्लाते हुए एक कमरे में घुस जाती है जो भूखे और भयानक मगरमच्छों से भरा था। आगे बढ़ते हुए दीवारों पर खून के निशान सबको दहला देते हैं। फिर फ्रैंक बिजली चालू करता है और देखता है कि वायरिंग 2 दिशाओं में बंटी है, इसलिए वह सबको 2 समूहों में बांट देता है, एक रेडियो या फोन खोजने के लिए। तभी डोम और कायल को बैरल मिलते हैं जिनमें भरा रसायन मगरमच्छों को पागल बना रहा था। उधर फ्रैंक अचानक मालिका को घूरता है और सख्त लहजे में कहता है कि वह सब समझ चुका है। मॉड से झगड़ा, कायल को नीचा दिखाना, जोई को मरता छोड़ देने की चाह, तुम हमेशा कमान अपने हाथ में रखना चाहती हो और ऐसे लोग फ्रैंक के शब्दों में जिंदा रहने के लायक नहीं होते। इन शब्दों के बाद फ्रैंक गुस्से में मालिका को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है लेकिन वह आखिरी पल में रेलिंग पकड़ लेती है। उसी समय दूसरी तरफ लगभग नंगा एक युवक भागता हुआ आता है और चेतावनी देता है कि एलिगेटर पूरे इलाके में फैल चुके हैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह खुद मारा जाता है। फ्रैंक तंज कसते हुए मालिका से पूछता है कि अब उसे कैसा लग रहा है। तभी अचानक एक एलिगेटर उस पर टूट पड़ता है और उसे सबकी आंखों के सामने जिंदा निगल जाता है। थोड़ी देर बाद कायल और सैम वहां पहुंचते हैं और मालिका को ऊपर खींचकर बचा लेते हैं और कायल द्वारा बचाए जाने के बाद मालिका शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगती है। फिर आगे बढ़ते हुए सभी एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां गंदे पानी में कई एलिगेटर सो रहे होते थे और उसी पानी के उस पार एक मेज पर रखा रेडियो कायल की नजर में आ जाता है। बेहद सावधानी से कायल पानी पार करती है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन तभी सैम का पैर एक माँ एलिगेटर के अंडे पर पड़ जाता है और वह बेकाबू हो जाती है और पल भर में वह सैम को चीरकर मार डालती है। एलिस और डोम दरवाजा बंद कर देते हैं जबकि कायल रेडियो से रेस्क्यू टीम को उनकी लोकेशन बताती है। बाहर निकलते समय कायल को एक बंदूक और एक माचेती मिलती है और वे सभी भागने लगते हैं। तभी वही मादा एलिगेटर फिर सामने आ जाती है। एलिस समझ जाती है कि वह अपना अंडा चाहती है और दौड़कर उसे लौटाने जाती है, लेकिन एलिगेटर उसका हाथ बुरी तरह काटकर उसे दीवार से दे मारती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। इस बार कायल वही गलती नहीं करती जो कभी उसके भाई की मौत का कारण बनी थी। वह बिना झिझक एलिगेटर पर गोलियां बरसाती है जिससे डोम और मालिका एलिस को वहां से निकाल पाते हैं। गोलियां खत्म होने पर एलिगेटर कायल की ओर बढ़ता है तो वह माचेती से उसकी आंख पर वार करती है, फिर जमीन पर पड़े जहरीले पानी को फैलाकर आग लगा देती
देती है और पूरा इलाका जल उठता है। फिर कायल, डोम और मल्लिका जलती हुई फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें वहाँ से सुरक्षित ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कायल अपने भाई जैमी की राख को दर्द भरे दिल से दफन करती है, जबकि फैक्ट्री के भीतर फ्रैंक अब भी जिंदा पड़ा सांस ले रहा होता है और एक एलिगेटर उसकी ओर रेंगता हुआ बढ़ता है। और इसी डरावने मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।